हाय एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट की। ठीक है। तो कोल गैसिफिकेशन क्या है कि जो कोल है उसको गैस के फॉर्म में ले आते हैं और देन उस एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है। तो कैबिनेट ने अप्रूव किया है 8500 करोड़ की स्कीम इस प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है। और CIL जो है कोल इंडिया लिमिटेड, ये दो जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने वाली है। ये न्यूज़ अभी की है, जनवरी 2024 में ही ये डिसाइड किया गया है। तो पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ कोल गैसिफिकेशन। तो देखिए, नेशनल कोल गैसिफिकेशन मिशन, ये इसका टारगेट क्या है मिशन का? दैट इज़ 100 मीट्रिक टन कोल गैसिफिकेशन बाय 2030। तो आने वाले मतलब 4-5 सालों के अंदर कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस बहुत तेज़ी में चलेगी और इंडिया उससे एनर्जी को प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल की रिपोर्ट है एंड आप यहाँ पर रिपोर्ट में देख सकते हैं, मैंने रिपोर्ट को काफ़ी हाईलाइट कर रखा है, पूरी रिपोर्ट पढ़ी है। तो देखिए, इन सब वीडियोस को बनाने में, रिपोर्ट को करने में बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इंडिया के पास 307 बिलियन टन्स ऑफ थर्मल कोल का रिजर्व है और जो 80% हमारा जो कोल प्रोड्यूस होता है उससे क्या बनती है? एनर्जी बनती है थर्मल पावर प्लांट्स में। ठीक है। तो कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस क्या है कि बेसिकली इसमें क्या होता है, सिन गैस प्रोड्यूस की जाती है कोल गैसिफिकेशन, और उस सिन गैस से क्या बनाया जाता है? सिंथेटिक नेचुरल गैस है ना, एनर्जी फ्यूल, मिथेनॉल, इथेनॉल, अमोनिया, पेट्रोकेमिकल्स, ये सब बनाया जाता है। एंड ये जो प्रोडक्ट हैं वो सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ जो बढ़ रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत अभियान, उसमें भी हेल्प करेगा। आगे हम देखते हैं कि नीड क्या है कोल गैसिफिकेशन की। देखो, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो जो कार्बन एमिटिंग प्रोसेसेस हैं, जैसे थर्मल पावर प्लांट्स जिनमें कोयला डाल के एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वो बहुत ज़्यादा कार्बन एमिटिंग प्रोसेस है। तो उसको धीरे धीरे कम करना है। तो अब उसको कम करना है तो क्या करेंगे? अदर डायरेक्शंस में जाएंगे। तो अभी जो बहुत सारा चलन चल रहा है कि भाई सोलर की तरफ, और सारे शेयर सोलर की तरफ भाग रहे हैं और लोग सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जीज में जा रहे हैं। वो प्रोसेस तो है ही, लेकिन उसको पिक करने में भी टाइम लगेगा। राइट नाउ अभी क्या है, हमारे पास कोल का बहुत ज़्यादा रिजर्व बना हुआ है। ठीक है। अब उसको तो यूटिलाइज करना है। तो उसको क्या कर रहे हैं कि गैसीफाई करके फ्री यूज़ करने की प्रोसेस चल रही है। इसको बोले कोल गैसिफिकेशन। और ये जो प्रोड्यूस होगा गैसिफिकेशन के थ्रू, ये क्या होता है? कम कार्बन एमिटिंग होता है। ठीक है। कंपेयर टू जैसे हम थर्मल पावर प्लांट से प्रोड्यूस करते हैं उसमें। तो ये इसके मिशन है कि प्रोसेस है, नीड है कि इन सब से क्या होगा कि हमारा जो कार्बन एमिशन है थर्मल पावर प्लांट से, वो कम हो जाएगा। सेकंड, ये जो मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया हुआ है, दैट 100 मीट्रिक टन कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट करना है इंडिया में बाय 2030। तो इन्होंने क्या कहा है कि सारी कोल कंपनी को एडवाइस किया कि एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करें और प्लान बनाएं एक कि एटलीस्ट 10% ऑफ द कोल प्रोडक्शन जो है उसको गैसीफाई करेंगे। तो मतलब ये आने वाले टाइम में इंडस्ट्री बहुत बड़ी होने वाली है। ठीक है। एंड देखिए, इंडिया के पास क्या है, 344 बिलियन टन ऑफ कोल रिजर्व है, जिसमें से 163 बिलियन टन तो प्रूव्ड रिजर्व्स हैं। ठीक है। और फोर्थ लार्जेस्ट रिजर्व है इंडिया के पास। फर्स्ट 3 नंबर पर कौन है? देखिए, US, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना। ठीक है। उसके बाद हम देखें हमारा जो कोल है वो बेसिकली यूज़ जो है वो कोल है, जैसे कि आप देख सकते हैं नॉन कुकिंग कोल क्या आता है, 89.4%। ठीक है। तो जो नॉन कुकिंग कोल है, और जिसको हम थर्मल कोल भी बोलते हैं, वो क्या पावर जनरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। और जो 10% रिजर्व है जो कि कोकिंग कोल है, वो कहाँ यूज़ किया जाता है? बेसिकली स्टील प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। और इंडिया अभी, आप सोच सकते हैं, 25% अपने कोल रिक्वायरमेंट्स को इम्पोर्ट करती है। ठीक है। क्योंकि इंडिया के जो कोल रिजर्व हैं उनमें ऐश कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो दे आर फिगरिंग आउट कि उसको कैसे काउंटर करें और उस प्रोसेस में कैसे इन्वॉल्वमेंट लें। ओके, अब ये आप R&P रेशियो देख सकते हैं, मतलब रिजर्व एंड प्रोडक्शन। तो देखिए, इसी रेट से अगर हम कोल का यूटिलाइजेशन करना शुरू करेंगे, तो जो ऑस्ट्रेलिया है उसका तो 315 ईयर्स तक चलेगा कोल। ठीक है। इंडिया का 147 ईयर्स। अब इंडिया के साथ ये है कि भाई हमारे पास वैसे ही एनर्जी की रिसोर्सेज कम है। ठीक है। हम ऑयल वगैरह ये सब वैसे ही इंपोर्ट करते हैं, हम कोल को भी इंपोर्ट कर रहे हैं साथ में, और जो हमारा कोल का रिजर्व 147 ईयर्स तक चल सकता है। और अगर हमने इसको गैसीफाई करके ज़्यादा यूटिलाइज नहीं किया, तो ये जो रिज़र्व है वो क्या होगा कि ज़मीन के अंदर ही रह जाएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में ये जो कार्बन एमिटिंग प्रोसेस बंद हो जाएंगी। ठीक है। उनको धीरे धीरे शट डाउन करना है। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करना है कोल को, इस फॉर्म में करना है कि वो इन्वायरमेंट सस्टेनेबल हो।
ठीक है। तो इसलिए बहुत तेज़ी से गवर्नमेंट भी इस ओर कोशिश कर रही है ना। एंड यू कैन सी बेसिकली कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस में होता क्या है, हम एक थोड़ा मोटा मोटी समझ लेते हैं। बेसिकली जो सल्फर प्रेजेंट होता है कोल में, वो हाइड्रोजन सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और थोड़ा बहुत कार्बोनाइल ये सल्फाइड बन जाता है, ठीक है, और इनको आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है, फिर रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद इस प्रोसेस में नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो बिल्कुल ज़्यादा नहीं बनती है ना इस पूरे प्रोसेस के दौरान, और फिर इसको वॉश कर लिया जाता है। वॉश करने पर भी जो वाटर बचता है उसको भी क्लीन किया जा सकता है, उसको भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, कोई स्लज वगैरह नहीं बनती। तो ये प्रोसेस क्या होती है, क्लीन प्रोसेस हो जाती है कंपेरेटिवली जो हमारे थर्मल पावर प्लांट में, ठीक है। और जो गैस बनती है, गैसेस फ्यूल होता है, वो बहुत इजीली होता है, उसको हैंडल भी कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं, बहुत इजीली इससे एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ओके, सो हम चाइना की बात करते हैं। देखिए, चाइना एक केस स्टडी के तौर पे इसमें गवर्नमेंट ने भी प्रोजेक्ट को लिया हुआ है कि चाइना क्या है, हैज़ बिकम बाय फॉर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर मीथेनॉल, ठीक है। जो कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस है उससे वो मीथेनॉल जनरेट करते हैं, और आज दुनिया की सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं वो मीथेनॉल के, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग 54% ऑफ वर्ल्ड मीथेनॉल कैपेसिटी एंड 48% वर्ल्ड मीथेन प्रोडक्शन इन 2018। तो आप समझिए कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस को चाइना ने किस तरीके से यूटिलाइज किया, और अब वो लोग उसका पूरा पूरा बेनिफिट भी ले रहे हैं, ठीक है। एंड चाइना इज द इंक्रीमेंटल मीथेनॉल सप्लायर टू द वर्ल्ड। अराउंड 70% ऑफ चाइना मीथेनॉल इज प्रोड्यूस फ्रॉम कोल। 70% मीथेनॉल जो प्रोड्यूस कर रहे हैं केवल कोयले से ही कर रहे हैं वो, ठीक है, और इस प्रोसेस का यूज़ करके। अब हम देखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की क्या सिचुएशन है, क्योंकि हमसे बड़े 3 प्लेयर थे, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना। तो देखिए यूएसए में क्या है, जब से शेल गैस एंड ऑयल का और जो गैस का जो रिवॉल्यूशन आया वहाँ पर एकदम से वहाँ पर बूम हुआ उसका, तो उससे क्या हुआ कि उनके नेचुरल गैस की जो प्रोडक्शन है बहुत कम हो गई है, ठीक है, सॉरी, नेचुरल गैस से जो प्रोडक्शन हो रही है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, जिससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी कॉस्ट बहुत कम हो गई है। तो अब उनकी डिपेंडेंसी कोल पे लगभग लगभग उन्होंने बहुत कम कर दी है। तो अब वो गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट पे इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं और ना उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, और धीरे धीरे वो आउट हो गए हैं इस पूरी प्रोसेस से, लगभग कोल गैसिफिकेशन से। तो दे आर नॉट इन्वेस्टिंग टू मच इन दैट एरिया। हम जापान की बात करें तो जापान का क्या है, देखो उन्होंने ये कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट को शन नहीं किया है। दे आर कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्व इन दैट टेक्नोलॉजी एंड दे आर ट्राइंग टू डेवलप दैट टेक्नोलॉजी मोर एफिशिएंटली, है ना। तो वो अभी भी इस पर काम कर रहे हैं। एंड इंडिया में अगर हम बात करें तो जो भेल है, भेल ने अपना एक पायलट प्लांट लगाया हुआ है त्रिची में, ठीक है, लेकिन उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मैंने कहा हाई ऐश कोल की वजह से, तो दे आर हैंडलिंग दैट इशू, ओके। एंड थर्मैक्स है, उन्होंने भी अपना एक पायलट प्रोजेक्ट लगाया हुआ है डीएसटी की फंडिंग के साथ, डीएसटी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एलएनटी लार्सन एंड टर्बो ग्रुप वो चाइना में काम कर रही है, और चाइना में काफ़ी गैसीफायर्स पर उसने काम किया हुआ, इसी बिजनेस में है। तो इंडिया में उसको बेनिफिट मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस फ्यूचर में हैं। तो ये हमारी एक रिपोर्ट थी जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड उसकी मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम की थी। हम बात करते हैं कि कौन से शेयर से हमको फ़ायदा होने वाला है। तो देखिए सबसे पहले तो कोल इंडिया, बिकॉज हम कोल गैसिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो अगर हम इसका 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो 105% रिटर्न है, और 3 साल में 41%। बुक वैल्यू 113 और करंट प्राइस 444। देखो इसने इतना रिटर्न दे दिया है, कभी कोल इंडिया ने इतना रिटर्न दिया नहीं था कि 105% रिटर्न दे दिया है। और हम इसका चार्ट भी अगर देखें तो 1 साल के चार्ट को देखें तो ये पहले 200 के आसपास रहता था ये शेयर, और आज 450 के आसपास पहुंच गया। तो बहुत तेज़ी में रिटर्न दे दिया सितंबर 2023 के बाद से, ठीक है। इसके क्वार्टरली रिजल्ट वगैरह देखने की इतनी रिक्वायरमेंट है नहीं, पॉजिटिव है, कंपनी अच्छी ग्रो कर रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट इसमें बस एक ये इशू हो गया है कि आने वाले टाइम में कोल को यूज़ करना लोग कम करने वाले हैं, और थर्मल पावर प्लांट भी बंद करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, क्योंकि वो बहुत कार्बन एमिटिंग है, ग्रीन एनर्जी का कंसेप्ट आ रहा है। तो मोस्टली इन्वेस्टर्स जो हैं इसमें ज़्यादा वैल्यू नहीं देखते हैं, है ना। लेकिन आप मार्केट कैप देखेंगे तो 2,73,564 करोड़ रुपए इसका मार्केट कैप है। हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यू कैन सी कि गवर्नमेंट का स्टेक तो 63% बना हुआ है। एफआईआई का देखें धीरे धीरे बढ़ाया हुआ है इन्होंने 1-2%, और डीआई भी 1-2% बढ़ाए हुए हैं, ठीक है। और पब्लिक लगभग 5% के कांस्टेंट फिगर पे चल रही है, 5 बीच में 4 भी हुई, फिर से दोबारा से 5% के आसपास बन गई। तो ज़्यादा अंतर किसी में ज़्यादा आया नहीं है ना। ऐसा भी नहीं कि पब्लिक को बहुत फ़ायदा हो गया, और ये जो डीआई एफआईआई इन्होंने बेचा खरीदा, इसी में पूरी प्रोसेस को कन्वर्ट किया है इस शेयर की प्राइस को। तो इसको आप देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में
इस पर नज़र रख सकते हैं। वी कैन कीप दिस कोल इंडिया लिमिटेड इन आवर वॉच लिस्ट। और अभी इतना महंगा नहीं हुआ है, और अगर टुक ऑफ करती है ये प्रोसेस तो कोल इंडिया को इसमें बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि जो कोल रिजर्व्स हैं जिन में लोग अभी इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहे हैं, कोल इज़ व्हाट यू कैन से दैट इन्वायरमेंट पोल्यूटिंग फ्यूल है। लेकिन अगर ये प्रोसेस हिट कर जाती है, टिक ऑफ कर जाती है, किक ऑफ कर जाती है, तो वो जो कोल रिजर्व है वो यूटिलाइज होने लगेगा, तो गेम चेंजिंग हो जाएगा। दूसरा हम शेयर देखने वाले हैं, दैट इज़ गेल। तो देखिए गेल क्यों है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि गेल के साथ भी इन्होंने जॉइंट वेंचर कर रहे हैं स्टार्ट। और व्हाट दे आर डूइंग कि जब कोल को गैसीफाई करेंगे तो गैसेस फॉर्म में यू कैन ट्रांसपोर्ट इट, है ना। गेल इज़ इनटू दैट पिक्चर, वहाँ गेल पिक्चर में आएगा। बुक वैल्यू 101 रुपीज़ है और करंट प्राइस 180 रुपीज़। बहुत महंगा नहीं है बिल्कुल, थोड़ा सा बुक प्राइस से डबल के करीबन पहुंचने की कोशिश है, बट इतना अभी नहीं पहुंचा है। और 1 साल का रिटर्न केवल 73% है, और 3 साल में देखेंगे तो केवल 21%। इसका भी हम चार्ट देख लें 1 साल का, तो देखिए सितंबर के बाद ये भी शूट अप कर गया है, ठीक है। और क्वार्टर रिजल्ट्स बेटर हैं, पॉजिटिव हैं रिजल्ट्स, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ईयरली रिजल्ट देखेंगे तो वो भी ठीक हैं। हालांकि मार्च 2023 में इसके ईयरली रिजल्ट्स में बहुत तेज़ी में ड्रॉप हुआ था मार्च 2022 के कंपेरिजन में, और 2022 में ही केवल एक्सेप्शनली हाई था। बाकी सब आप देखेंगे तो 3, 4, 5 करोड़ के करोड़ के आसपास ही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को हम ऑब्जर्व करें तो FII जो है उन्होंने अपना शेयर थोड़ा कम किया है, आई वुड से। एंड DII का अगर आप देखेंगे तो उनका लगभग 19 बीच में कम गया, फिर ज़्यादा हुआ, फिर लगभग 19 के आसपास आ गया है। एंड पब्लिक का शेयर होल्डिंग थोड़ा सा बड़ा है, 4% से 6%, जो कि इट्स नॉट अ गुड साइन। एंड तो इसको लेकिन आप वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, और अगर ये थोड़ा डाउन करता है, कहीं फ्लो आउट होता है, तो इट्स अ गुड ऑप्शन, ओके। फिर हम बात करते हैं तीसरा शेयर जो है वो है भेल। और इसका अगर देखें तो 1 साल के अंदर 236% रिटर्न दिया है। एंड बुक वैल्यू 74, करंट प्राइस 230। किसी टाइम पे अपनी बुक वैल्यू से कम भी मिल रहा था, उस समय मैंने इन्वेस्ट भी किया था इसमें। एंड लेकिन इतना ज़्यादा रन अप दे चुका है कि राइट नाउ इसमें अगर इन्वेस्ट कर देंगे और सपोज़ ये करेक्शन ले गया, तो गॉड नोज़ कि ये कब अपने ये फिर इस प्राइस पे आएगा 243 की, गॉड नोज़, है ना। तो कुछ कहा नहीं सकता, इसमें इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रन अप हो गया है ना। तो आप देख सकते हैं 60 रुपये पे चलता था और अब लगभग 230 के आसपास हो गया है, तो इस समय इसमें इन्वेस्ट करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। एंड देखो क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो नेगेटिव में है इसका प्रॉफिट, लॉस मेकिंग कंपनी चल रही है अभी, ठीक है। अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो देखो थोड़ा सा पॉजिटिव है ना। लेकिन आने वाला फ्यूचर में ये मार्च 24 में क्या रिजल्ट देता है देखते हैं। पॉजिटिव रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशंस हैं वैसे। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे आप तो FII ने अपना शेयर होल्डिंग बढ़ाया है, DII ने भी अपना शेयर होल्डिंग बढ़ाया है, और पब्लिक ने घटाया है, दैट्स अ गुड साइन, ओके। एंड बाकी प्रमोटर तो इसकी गवर्नमेंट है ही, तो दे आर मेंटेनिंग कांस्टेंट फिगर। उसके बाद देखते हैं हम IOCL। देखिए IOCL अभी लोग पेट्रोल से दूर जा रहे हैं कि पेट्रोल बंद हो जाएगा, EV आ रही है, बट ऐसा नहीं है कि IOCL को प्रॉब्लम होगी आने वाले टाइम में पेट्रोल बंद उनसे। हाँ, उनके ये प्रॉब्लम होगी कि कैसे उनको चेंजेस लाने हैं, बट इतनी बड़ी कंपनी है, कोई ना कोई चेंजेस लेंगे। आई होप कि वो अच्छा रिटर्न भी देंगे आने वाले टाइम में। 1 साल में देखिए 127% का रिटर्न दिया हुआ है, बुक वैल्यू 118, करंट प्राइस 176। तो ये 100 रुपये के आसपास चलता था, आज डबल हो गया है, ठीक है। क्वार्टरली रिजल्ट्स आर गुड, पॉजिटिव है, इसके भेल की तरह नेगेटिव नहीं है। एंड आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी अच्छे रिजल्ट्स ने दिए हुए हैं। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न को आप अब देखेंगे तो FII ने अपना शेयर होल्डिंग बढ़ाया है और DII ने घटाया है, ठीक है। एंड पब्लिक जो है वो बहुत ड्रास्टिकली कम हो गई है। सितंबर 22 से देखें आप, बहुत बिल्कुल 28, 29, 30% के आसपास थी, और सीधे 10% लगी। वेरी वेरी गुड साइन की मतलब पब्लिक आउट हो गई है, बाकी सिर्फ गवर्नमेंट, FII एंड DII बचे हुए हैं। तो दैट्स अ वेरी गुड साइन, ओके। यू कैन कीप दिस इन अ वॉच लिस्ट। फिर मैं और शेयर की बात करने वाला हूँ, उसमें से एक है लार्सन टर्बो, जो हमने देखा था कि इनको बहुत एक्सपीरियंस है चाइना में गैसीफायर का। तो देखिए 570 बुक वैल्यू, अभी काफ़ी हाई प्राइस चल रहा है, 3388। 1 साल में 58% रिटर्न और 3 साल में 31%, ओके। एंड 1 ईयर का चार्ट देखें तो 2000 रुपये के आसपास चल रहा था ये फिगर, ये शेयर, और आज 3500 के, और बीच में तो ये 3500 को भी क्रॉस कर गया था। एंड इसके क्वार्टर रिजल्ट देखें तो पॉजिटिव है, बड़ी कंपनी है काफ़ी। इसका मार्केट कैप भी देख लेते हैं, 4,65,718 करोड़, कोल इंडिया से भी ज़्यादा इसका मार्केट कैप है ना।
क्वार्टर रिजल्ट्स गुड है। प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गुड, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो एफआई ने अपने शेयर होल्डिंग बढ़ाया है 2-3%, डीआई ने भी बढ़ाया है और पब्लिक ने घटाया है, जो कि वेरी गुड साइन। तो इट्स अ गुड शेयर और बिल्कुल सही है, मतलब इस समय पब्लिक भी कम है, तो आई थिंक दैट्स अ गुड पॉइंट पे ये है। ऑयल एंड नेचुरल गैस ओएनजीसी की बात करते हैं अब हम। तो इनकी मैं बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये इन्वेस्टेड हैं बाकी इनमें गेल वगैरह और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में इनका जॉइंट वेंचर में इनका इन्वॉल्वमेंट है इस कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस में। एंड इसका देखिए बुक वैल्यू 246 और करंट प्राइस 270, बिल्कुल मैच टू मैच है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। रिटर्न एक साल में देखेंगे तो 75% अच्छा दिया हुआ है। आप देख सकते हैं 150 रुपये के आसपास रहता था वो, आज लगभग 274 पहुँच गया है। और क्वार्टर रिजल्ट देखें तो बढ़िया है, बड़ी कंपनी है। आप इसका मार्केट कैप भी देखेंगे 3,42,435 करोड़ के आसपास है। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी अच्छे इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न को और देख लेते हैं। तो एफआईआई ने देखे अपना 1% के करीबन बढ़ाया है, डीआई ने भी लगभग बढ़ाया है, बीच में कम किया, ज़्यादा किया, फिर लगभग पॉजिटिव में ही है। एंड पब्लिक का आप देखिए तो मतलब मज़ा आ जाएगा आपको कि पब्लिक 14%, 13% के आसपास रहती थी और इस समय केवल 2%, 2.89% बची हुई है। वेरी गुड साइन, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ऑयल इंडिया। सो ऑयल इंडिया को देख लीजिए, ये ओएनजीसी से छोटी ही है एंड 64,153 करोड़ का मार्केट कैप है। एंड बुक वैल्यू 370, करंट प्राइस 592 और इसने भी एक साल में 143% रिटर्न दिया, दैट इज़ अ वेरी गुड रिटर्न। और ये कितना चल रहा था, 250 रुपये के आसपास चलता था और आज 550-600 के करीब पहुँच गया है। क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे गुड, ठीक रिजल्ट्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो वो भी अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका भी देख लेते हैं। तो एफआईआई ने देखिए अपना शेयर होल्डिंग बढ़ाया है थोड़ा बहुत 2-3% का और डीआई ने घटाया है 2-3% का, ठीक है। एंड पब्लिक की हम बात करें तो पब्लिक 16-15% के आसपास थी, जो 6% है केवल, जो कि फिर से एक अच्छा साइन है ना। तो आप इन सब शेयर्स को अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और जैसे डिप आएगा उस टाइम पे दे आर एट द राइट टाइम। और मैंने एक और बात बोला था कि राइट नाउ मार्केट इज़ वेरी हाई और कैश हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इतने सारे शेयर्स देख रहे हैं, इनमें जब भी करेक्शन के मौके मिलेंगे, डिप जैसे ही आएंगे, दैट इज़ अ राइट टाइम टू इन गो इन टू दैट शेयर। एंड एक डिस्क्लेमर मैं दे दूं कि ये वीडियो किसी भी प्रकार की रिकमेंडेशन नहीं है टू बाय और सेल एनी स्टॉक, ओके। दिस इज़ जस्ट फॉर एन इन्फॉर्मेशन पर्पज़। और अगर आपको मेरा वीडियो एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ये और लोग भी देख सकें और मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती रहे। थैंक यू।